नमस्कार मित्रांनो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख रहे थे डाइजेशन कैसे होता है। अब जो डाइजेशन कर लिया है उसका क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। आइए आपका इंतजार था। अरे लेकिन आपको एकदम पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमने हिसाब करके रखने वाला था। मैंने सोचा लोगों को दिखा दूं, इससे आप भी इसको पढ़ें। क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं एब्जॉर्प्शन। इतना काफी है। देखिए, इसके पहले वीडियो में आप लोग देख रहे थे कि जो हमने मतलब फूड को डाइजेस्ट किया तो उसके जो सबसे बेसिक यूनिट थी उसको निकाल दिया था। जैसे जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा था तो सबसे छोटी यूनिट जो कि ग्लूकोज है वो हमको मिली थी। जब प्रोटीन को हमने डाइजेस्ट किया था तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको अमाइनो एसिड मिली थी, जो कि हमने इंटेस्टाइनल जूस में देखा था। अब जब सिर्फ सब चीज मिल गए हैं तो उनका करना क्या है, उनको हमको एब्जॉर्ब करना है, रखना तो है नहीं। तो एब्जॉर्प्शन में हमको यही पढ़ना है कि कैसे हम उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सब चीज क्या हुई है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन की ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया था, जिसको हम सक्कस एंट्रिकस कहते हैं, उन्हीं के कारण हमको मैंने मतलब हम लोगों ने जो भी बचे थे सबस्ट्रेट उनको मतलब डाइजेस्ट किया था। सबस्ट्रेट का मतलब ऐसी चीजें जो अभी रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे यूज करते तो आपको बता ही देता, क्योंकि अभी जब वो पढ़ेंगे रिस्पिरेशन तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ है क्या ये चीज। देखिए, बायोलॉजी में जब भी कोई चीज रिएक्शन करने वाली होती है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, यानी रिएक्टेंट्स। केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, एक तरफ रिएक्टर रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट, तो जो रिएक्ट करेंगे वो होंगे रिएक्टेंट, और जो बनाएंगे प्रोडक्ट वो तो बनेगा ही, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं अभी मतलब रिएक्ट नहीं किए तो वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और उन्हीं को बायो में हम कहेंगे सबस्ट्रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट जो कि हम लोगों ने बना रखी है ग्लूकोज, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट जो कि हम लोगों ने बना रखी है प्रोटीन अमाइनो एसिड, सॉरी प्रोटीन की प्रोटीन बना रखी नहीं, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट बना रखी है अमाइनो एसिड। जब सब चीजों की बना रखी है हमने, सब फैटी एसिड ग्लाइसरोल ये सब बना रखा है, जब अब ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो अगर हम इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या हमको जैसे एब्जॉर्ब करेंगे हमको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या हम अगर हमसे कोई पूछता है व्हाई डू वी ईट फूड, अगर हम खाना क्यों खाते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे, फॉर गेनिंग एनर्जी। बहुत लोग बताएंगे आपको आंसर। अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, तो हम सब लोग यही कहेंगे टू गेन एनर्जी। सही बात है वैसे, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग है। अगर हाँ मानता हूँ आप बता सकते हैं, अगर छोटे लेवल पे है तो बता सकते हैं काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप और लेवल में बढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपको 10th 9th ये सब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम खाना जो खाते हैं फॉर गेनिंग एनर्जी, ये आप नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा ग्लूकोज लीजिए तो क्या ग्लूकोज को आप जैसे खा लेते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी नहीं मिलती, आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको उसका कराना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, जिसको आप कहते हैं रिस्पिरेशन में, जिसको आप पढ़ते हैं तभी रिस्पिरेशन बना है, वरना रिस्पिरेशन का काम ही नहीं आता। जैसे डाइजेस्ट करे एनर्जी मिल गई, तो अब करते क्या है कि जो ग्लूकोज है, जो फैट है, जो प्रोटीन है, उसको आप करते हैं कि उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन होगा जरूर, तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो उसके प्रेजेंस में जब करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तब बनता है प्रोडक्ट, और उससे हमको फिर मिलेगी एटीपी, जिससे हमको मिलेगा एनर्जी और हम सब काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की ये बात है कि जो भी ग्लूकोज और फैट या फिर अमाइनो एसिड है वो सब एक सबस्ट्रेट है। अभी जब रेस्पिरेशन आएगा तब मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अगर वर्ड यूज कर दिया तो मैंने आपको मतलब बताना था, वरना आप समझ नहीं पाते। तो फिर से आते हैं इस पे एब्जॉर्प्शन पे, लेकिन हम फिर से वर्ड यूज करेंगे सबस्ट्रेट, जो हमने सबस्ट्रेट बना लिए। अगर आपसे आप कोई पूछता है कि व्हाई डू वी ईट फूड, तो आपको यही बताना है टू गेनिंग सबस्ट्रेट, टू ऑब्टेन सबस्ट्रेट। ओके, टू ऑब्टेन सबस्ट्रेट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू होल्ड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि जब आप सबस्ट्रेट लेंगे तब उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी एटीपी का जनरेशन होगा। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ एनर्जी के लिए हम खाते हैं, हम कुछ सबस्ट्रेट के लिए खाते हैं, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मिलती है उसके लिए हम खाते हैं। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब जो आपको सबस्ट्रेट मिल चुके हैं उन सबस्ट्रेट को आपको क्या कराना, एब्जॉर्ब कराना है। तो होता क्या है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वैसे सबसे पहले अगर प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन पूछे तो क्या कह सकते हैं आप? ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? उसको कह सकते हैं
कि द प्रोसेस ऑफ absorbing substrate after after completing after complete after completing the digestion। ये सिर्फ एक इजी डिफिनेशन जो आपको समझने के लिए लिखती है। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन पा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल मतलब समझना आना चाहिए। मैंने सिर्फ सिंपल ऐसा लिख दिया कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट आपने बनाया उसको एब्जॉर्ब कराना है आफ्टर कंप्लीटिंग डाइजेशन। जब डाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपको क्या कराना, सबस्ट्रेट को एब्जॉर्ब कराना है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यही एक प्रोसेस जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आपका इलियम वाला पार्ट, देखिए क्या होता है, तीन पार्ट होता है, डेडिनम, जेजुनम, इलियम। इलियम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। तो जो इलियम वाला पार्ट होता है उसमें जब सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, उसी में हमको एब्जॉर्प्शन कराना, तो उसके लिए क्या बात है, हाँ हो सकता है और भी सब जगह मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यहीं पर होगा। और उसके बाद अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बताऊंगा कि वहाँ पे वाटर, साल्ट, इनका सबका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा तो होता क्या है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर स्ट्रक्चर, उसकी वॉल पे बहुत सारे उभरे हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं ऐसे कट करूं, जैसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर ऐसे मैं कट करूं तो कट करके यहाँ पर देखूं तो आपको पता चलेगा, ऐसे ऐसे कट किया ट्रांसफर, ऐसे मतलब था, ऐसे कट करके फिर ऐसे दिखा रहा हूँ। जब ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ऐसे जब आप देखेंगे तो, और इसके ऊपर बहुत सारे लेयर होती है। ठीक है, लेकिन उसको अभी आपको नहीं जानना है 10th के लेवल के लिए। तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको और थोड़ा एक को लेकर और थोड़ा देखते हैं। अगर इसमें से हम एक को लेकर देखें तो ये ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक, जब इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, अब इसी के अंदर क्या जाएगी, आपकी ब्लड वेसल जाएंगी। जैसे ये आपकी चली गई आर्टरी, ठीक है, ये आपकी चली गई वेन, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर जाएगा जिसको हम कहते हैं लैक्टियम। लैक्टियल है क्या, एक लिम्फेटिक, ठीक है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, एक लिम्फेटिक कैपिलरीज का पार्ट है लैक्टियल। ठीक है, मैं लेवल करता हूँ। और इसके ऊपर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, क्योंकि विलाई के ऊपर प्रेजेंट है और बहुत सारे बहुत छोटे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, ठीक। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, आर्टरी। ये आपकी क्या हो जाएगी, वेन। तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्टियर। ठीक, इसका पार्ट अब होगा क्या, जो भी डाइजेस्टेड, जो आपने डाइजेस्ट कराए हैं, ठीक है, तो जो भी आपने डाइजेस्ट कराए हैं, क्या करना है, आपको यहाँ पे लेके आना है, सबको लेके आना है, और इसमें डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इनको कराना क्या है, इसके अंदर जाके ब्लड वेसल्स में भेज देना है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। ठीक, जाएंगे किससे, वेन से जाएंगे। जाएंगे किससे, वेन से जाएंगे। आर्टरी क्यों, आर्टरी तो ऑक्सीजन पहुंचा रहे, विलाई विलाई स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर है, इसको न्यूट्रिशन पहुंचा रहे, ऑक्सीजन पहुंचा रहे, वेन से जाएंगे, वेन से जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज सब आए इसमें चले गए वेन में। और जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी में गए, और जो ये लैक्टियल है, लैक्टियल के अंदर जानते हैं कौन जाएगा, फैटी एसिड ग्लाइसरोल, इनके लिए अलग ही मैकेनिज्म बनाया गया, ये इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे, और ये सारे इसके ऊपर होते हैं माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे डाइजेशन इसके अंदर भी हो पाता है। आपको पता है इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है। अगर और थोड़ा बताऊं तो इसके, अगर इसके बाद और एक प्रेजेंट है, अगर इसके बाद एक और प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ये एक अगर मान लो विलाई है तो एक और दूसरा विलाई बना है, तो इसके बीच में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर टूम। वैसे ये सब आपको जानना नहीं, इसीलिए मैं आपको बताता नहीं। नहीं, अगर मैं ये इसलिए बता रही क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा देती डाइजेशन के लिए। आप पूछेंगे अब डाइजेशन यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लीवर पूम ये बना है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो दो विलाइयों के बीच में है, ये स्ट्रक्चर, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जो बढ़ा देगा
तो यहाँ पर ग्लैंड होती है, सेल्स होती है, वो निकालेंगी बहुत सारे एंजाइम्स को निकालेंगी, उसकी वजह से डाइजेशन होगा, इसीलिए सरफेस एरिया भी बढ़ा देते। अब थोड़ा अच्छा और बता देता हूँ आपको, आगे फिर क्या होता है, जिससे आपको समझ में तो आए कि हाँ उसके बाद क्या होगा। देखो देखो जो ये वेन वेन ने सब ले लिया न्यूट्रिएंट्स उसमें, लैक्टियल ने ले लिया, आगे जाकर वेन में ही मिला दिया, ब्लड में ही मिला दिया। तो लिम्ब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगे ये क्या काम करते हैं, कैसे सब काम करता है, ठीक है। जाके सब मिल गए वेन में ही। अब बहुत सारी कैपिलरीज थी, बहुत सारी कैपिलरीज, सॉरी बहुत सारी, हाँ बहुत सारी कैपिलरीज थी, लेकिन किसके अंदर से आ रही थी, विलाई के अंदर से। बहुत सारी विलाई के अंदर से कैपिलरीज जो आ रही थी वो बहुत सारी जब मिल जाएंगी तो एक बहुत बड़ी वेन बनाएंगे। इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। अब इसको हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों कहते हैं, एक एक वर्ड पूरा आपको बताता हूँ। हेपेटिक पोर्टल वेन इसको कहा किस लिए गया, क्यों कहा गया इसको हेपेटिक पोर्टल वेन, मतलब हाँ मानता हूँ ये बना हेपेटिक पोर्टल वेन, ये बन गया सब, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक, ये बन गया सब। अब बहुत सारी वेन निकली तो हेपेटिक पोर्टल, बहुत सारी वेन मिलके ज्वाइन हुई और बनाया हेपेटिक पोर्टल वेन, वो जाएगी लीवर में। लेकिन इसको हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों कहा, देखिए सबसे पहली बात, हेपेटिक मीन्स लीवर, तो ये जाएगी लीवर में, तो इसको कह दिया हेपेटिक। इसको छोड़िए अभी और बता, इसको बताता हूँ। वेन, अब वेन तो है ही है, तो वेन तो कहा गया हेपेटिक वेन कह देते। पोर्टल क्यों लगाया, हेपेटिक वेन कह देते हैं, जा रही थी लीवर की तरफ, पोर्टल क्यों लगाया, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अभी आपका ये कंसेप्ट नहीं आगे का, लेकिन समझ लीजिए। देखो जब कोई भी ब्लड वेसल अपना जो ब्लड है डायरेक्टली हार्ट को ना देके, डायरेक्टली हार्ट को ना देके किसी भी, डायरेक्टली हार्ट को ना देके किसी दूसरे ऑर्गन को दे, ठीक है, डायरेक्टली हार्ट को ना देके किसी दूसरे ऑर्गन को दे, जैसे जितनी भी वेन होती है सब निकलती हैं और सीधा वेना काव की मदद से हार्ट में जाती है। लेकिन ये हार्ट में क्यों नहीं जा रही, वेन निकली इस ऑर्गन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसको जाना चाहिए था हार्ट में, लेकिन वह नहीं गई, वहां से जाकर सीधा ये कहाँ चली गई, लीवर में। और वहां इसका क्या नाता था, वहां से कौन रहते थे रिश्तेदार, तो वहां पर चली गई। तो देखिए वहां पर इसलिए गई क्योंकि अब देखिए न्यूट्रन उसको देना है, तो वहां से ये जाएगी लीवर में, और लीवर को न्यूट्रिएंट देगी, फिर ये जाएगी सीधा हेपेटिक वेन से, सीधा किसमें चली जाएगी, आपके चली जाएगी हार्ट में, और उसमें एट्रियम में खुल जाएगी वेना केवा की मदद से। लेकिन इसको पोर्टल फिर का, तो फिर बता तो रहा हूँ कि जो भी ब्लड वेसल में क्या होंगे, वेन वेन ही होंगी, क्योंकि वेन ही जाती है वेना कावा में। तो वे ऐसी वेन जो अपना ब्लड डायरेक्टली हार्ट को ना देके किसी ऑर्गन को देती है, वो कहलाती है पोर्टल वेन। अच्छा और एग्जाम्पल दो, जैसे आपकी हाइपोथैलेमस होता है और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को अगर कोई हार्मोन निकाल रहा है और उसको पिट्यूटरी को देना है, तो वो डायरेक्टली किससे देता है, एक वेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, वो अभी नहीं पढ़ेंगे। और जैसे कि रिनल रिनल पोर्टल वेन, वो होती है फ्रॉग में, हमारे में नहीं पाई जाती, पैर से निकलती है आगे की तरफ जाती है, वो रिनल पोर्टल वेन फ्रॉग में पाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं यार, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन से जाएगा सीधा लीवर में, और लीवर के अंदर फिर जब चला जाएगा, तो लीवर के अंदर जब चला जाएगा तो लीवर क्या करेगा, लीवर जितने न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोज उनको सबको ले लेगा, और जहाँ पे जरूरत है ग्लूकोज को भेज देगा फॉर ग्लाइकोलिसिस, जिससे वो एटीपी बनाए जाके, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को भेज देगा, जाओ तुम फोस्फोलिपिड बनाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जाओ तुम अगर कहीं पे फैट डिपोजिशन कराना है वहां पे जाओ, ठीक है। और जैसे आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन को कहते हैं कि जाओ प्रोटीन चैन बनाओ, वहां पर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी, जाओ प्रोटीन तुम बनाओ। वाइटामिन को कहते हैं जाओ तुमको जाना है रिस्पिरेशन में, वहां पर तुमको बहुत सारे जैसे होता है कि बहुत सारे एंजाइम जैसे जब आप पढ़ेंगे रिस्पिरेशन तो उसमें आपको पता चलेगा विटामिन बी 2 विटामिन बी 1, ठीक है, ये सब काम करते हैं, निकोटिनामाइड, ओके, बायोटीन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, फोस्फोपेंटोनिक एसिड, ये सब काम करते हैं वहां पर, यही सब विटामिन वाइटामिन, ठीक है, वाइटामिन सही वर्ड होता है, विटामिन नहीं कहते इसको, वाइटामिन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऐसे ही फिर वो फिर उसमें जाएगी, जैसे मैं मेरे सब सुनते रहिए, बोर्ड पे क्या लिखा वो पढ़ लीजिए, और ये मत सोचिए कि बोर्ड पे क्यों नहीं लिखे, जो हम कहते हैं वही सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसमें जाएगी लीवर में, फिर लीवर ही सबको भेजता है। और जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को अब मान लीजिए कहीं पर नहीं भेजना है, तो ग्लूकोज को कहीं पर नहीं भेजना, तो ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगी, क्योंकि और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद जब फिर जरूरत होगी ग्लाइकोजन ग्लूकोज की, तो फिर क्या प्रोसेस होगी, तो फिर क्या होगी, फिर उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, और इस तरह से मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।
इसमें बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस सब आगे आप पढ़ेंगे। बाकी इस पे अभी दिमाग ना फंसाइए। और बाकी जितना मैंने कहा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसमें हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर उसको ग्लूकोज में बनना, तो कौन सा प्रोसेस करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक ठीक है, क्योंकि अब ग्लाइकोजन है, उसका लाइसिस करना तो ना, तो उसका मतलब वो कर देगी, ठीक है। तो ये आपका होगा एब्जॉर्प्शन। अगले वीडियो में पढ़ेंगे एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना।